दोस्तों मान लीजिए कि किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई फॉल्स एफआईआर दर्ज की जाती है और उसे किसी झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जाती है। तो इस स्थिति में उसके पास क्या-क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, वो खुद को कैसे बचा सकता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल लॉजिक्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेमेडीज क्या-क्या अवेलेबल हैं उस पर्सन के पास जिसके अगेंस्ट ये फॉल्स एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरा, मान लीजिए जिस पर्सन ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी, वो गिल्टी पाया जाता है तो उसे क्या-क्या पनिशमेंट्स मिल सकती हैं। तीसरा, हम देखेंगे कि जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट ये फॉल्स एफआईआर दर्ज की गई थी, तो क्या वो मानहानि का भी दावा कर सकता है। और चौथा, देखेंगे कि जो फॉल्स एफआईआर दर्ज की गई है, क्या इसके लिए वो पुलिस ऑफिसर जिसने ये दर्ज की थी एफआईआर, क्या वो भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि उसे बहुत ध्यान से दर्ज करनी चाहिए थी एफआईआर, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, कुछ ऐसा। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेक्शन 154 क्लॉज 1 है सीआरपीसी का, वो बात करता है कि अगर कोई पर्सन है और उसके अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर दर्ज कराता है, कोई पर्सन जानबूझकर कराता है उसे किसी भी झूठे केस में फंसाने के लिए, और कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है पुलिस ऑफिसर को कि उस पर्सन के अगेंस्ट जो है वो केस चलाना चाहता है गलत, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक फॉल्स एफआईआर है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले रेमेडी क्या अवेलेबल है उस पर्सन के पास। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट ये फॉल्स एफआईआर हुई है, तो उसे सबसे पहले एक वकील लेना होगा। अपने लिए उसे एक वकील करना होगा और एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना होगा किसी भी सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में। जो एंटीसिपेटरी बेल है वो आती है अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी में। तो एंटीसिपेटरी बेल का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मान लीजिए आपको कोई डर है कि कोई पर्सन जो आपके अगेंस्ट है वो कोई इस तरह का स्टेप ले सकता है, आपको किसी झूठे केस में फंसा सकता है क्योंकि बहुत समय से आपके साथ उसका झगड़ा चल रहा है, कोई दुश्मनी है, तो इस केस में जो है हमेशा एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप अप्लाई करेंगे पहले। और मान लीजिए कि आपकी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, किसी भी रीजन से वो रिजेक्ट हो जाती है, उस केस में आप बाद में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेंगे। ये होता है आफ्टर द अरेस्ट। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की जाती है बिफोर द अरेस्ट, क्योंकि आपका अरेस्ट तब तक नहीं किया गया है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। बट जब आपकी अरेस्ट कर ली जाती है और एंटीसिपेटरी बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाती है और आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद आप एक रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेंगे अंडर सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ द सीआरपीसी। और देखिए, सेकंड रेमेडी बात करती है एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी फॉर क्वेश्चनिंग द फॉल्स एफआईआर। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि आपने बेल ले ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो फॉल्स एफआईआर आपके अगेंस्ट की है उसे आप पूरी तरह से खारिज करवाएंगे। आप खारिज कैसे करवाएंगे कि आप अंडर सेक्शन 482 में हाई कोर्ट में जाकर एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, एक पिटिशन डालेंगे, ठीक है। और देखिए, 482 सेक्शन क्या बात करता है। देखिए, 482 बात करता है कि हाई कोर्ट के पास ये एक इनहेरेंट पावर है कि जब भी जरूरत पड़ती है, किसी तरीके को कोई एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो रहा है, कोई पर्सन किसी पर्सन को फंसा रहा है, या कोई एक तरीके से एंड ऑफ जस्टिस सिक्योर नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो है ये पावर है हाई कोर्ट के पास कि वो ऑर्डर पास कर सकती है, ठीक है। ये सेक्शन 482 बात करता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं कि जब हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 की एप्लीकेशन को हैंडल करेगा तो वो क्या-क्या चीजें ध्यान में रखेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो वो ध्यान में रखेगा कि द एक्ट और ओमिशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द एफआईआर हैज बीन लॉज्ड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। एक फॉल्स एफआईआर को जब हैंडल कर रहा है हाई कोर्ट, तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो उसमें किसी तरीके का कोई एक्ट और ओमिशन ऐसा नहीं बताया गया जिससे कि कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता हो। उसमें कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, सबसे पहली बात तो हाई कोर्ट ये देखेगा। दूसरा, देखिए, दूसरी चीज क्या देखेगा कि द ऑफेंस फॉर विच द एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एक्यूज हैज नेवर हैपेंड, कि जिस भी ऑफेंस के लिए उस पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर की गई है वो कभी हुआ ही नहीं, वो कभी हैपन ही नहीं हुआ। थर्ड वन इज कि द एफआईआर कंटेन्स मियरली द बेसलेस एलिगेशंस। तीसरी चीज वो क्या देखेगा हाई कोर्ट, कि भाई जो एफआईआर की गई है वो बिल्कुल बेसलेस है, उसमें किसी तरीके का कोई सच्चाई नहीं है, उसमें इवन प्रूफ नहीं है उस पर्सन के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट वो एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये हमारी
सेकंड रेमेडी है कि हम अंडर सेक्शन 482 जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड रेमेडी हमारे पास क्या है कि हम एक रिट पिटिशन डाल सकते हैं। तो रिट पिटिशन हम कहाँ डालेंगे? हम रिट पिटिशन डालेंगे अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 226 में हम हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करेंगे। तो रिट पिटिशन जो है देखिए वो क्या बात करती है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो इनोसेंट है और उसके अगेंस्ट कोई फॉल्स एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, तो अंडर आर्टिकल 226 में जो है वो आप एफआईआर को क्वैश करने के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। तो ये रिट पिटीशन है, राइट। उससे पहले जो हमने 482 वाला देखा तो वो एप्लीकेशन थी, ये रिट पिटीशन है कि आप हाई कोर्ट ही जाएंगे। उसमें भी आप हाई कोर्ट जा रहे थे, इसमें भी आप हाई कोर्ट ही जाएंगे। तो आर्टिकल 226 में आप जो है हाई कोर्ट जाएंगे और बात करेंगे कि मेरी जो एफआईआर जो मेरे अगेंस्ट की गई है वो गलत है, उसे आप पूरी तरह खारिज कर दें। तो ये लेकर पिटिशन जो है वो पर्सन जिसके अगेंस्ट एफआईआर है वो हाई कोर्ट जाएगा। तो देखिए इसमें दो तरह की रिट जो है वो इशू की जा सकती है। इसे देखिए अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखिए मैंडेमस रिट है। एक मैंडेमस रिट क्या है कि रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट अ पुलिस ऑफिसर हु हैज लॉज्ड सच अ फॉल्स एफआईआर। देखिए जब कोई पुलिस ऑफिसर कोई एफआईआर को दर्ज कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। वो उसे भी सत्यता की जांच करनी चाहिए थी, उसे भी देखना चाहिए था कि ये जो एफआईआर बंदा लिखा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है वो ठीक दे रहा है। तो उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक मैंडेमस रिट इशू की जाएगी कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से परफॉर्म करे, उसने अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। तो ये मैंडेमस रिट उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट इशू की जाएगी। ठीक है। देखिए दूसरी इशू की जाएगी रिट प्रोहिबिशन रिट। प्रोहिबिशन रिट जो है वो ये बात करती है कि जिस भी कोर्ट में जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट था हाई कोर्ट का, उसमें जो ये केस चल रहा है फॉल्स एफआईआर, ये इस पर्सन का जो केस चल रहा है वहां पर सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो वो जो कोर्ट ट्रायल में जो भी कर रहा है उस ट्रायल को रोक दिया जाएगा। क्योंकि देखिए जब भी कोई रिट के लिए ना कोई पर्सन जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी अगर ये केस जो है फॉल्स एफआईआर वाले केस जो है ये किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है ना, तो उसे खारिज कर दिया जाएगा, उसे रोक दिया जाएगा, उसे प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, राइट। तो ये था हमारा थर्ड रेमेडी, रिट पिटिशन अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि आप वहां उस प्रोसेस तक आ जाते हैं और आपके फेवर में ऑर्डर आ जाता है। आपके फेवर में ऑर्डर कोर्ट ने ये दे दिया कि भाई ये जो भी एफआईआर में लिखा था ये बेसलेस था, ये पर्सन जो है जिसके अगेंस्ट एफआईआर की गई है वो बिल्कुल बेगुनाह है और इसे छोड़ दिया जाए। तो जो पर्सन जिसने ये गलत एफआईआर की थी, जिसने गलत इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी थी, गलत केस में फंसाने की कोशिश की थी, तो क्या उसके लिए भी कोई पनिशमेंट्स हैं और उसके लिए क्या पनिशमेंट्स हैं? तो देखिए क्या पनिशमेंट्स हैं उसके लिए। देखिए पनिशमेंट है, उसे गिल्टी माना जाएगा अंडर सेक्शन 182 एंड 211 ऑफ आईपीसी में। 182 बात करता है अगर आप पुलिस ऑफिसर को कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसमें आप जो है वो आप अंडर सेक्शन 182 गिल्टी माने जाते हैं। अंडर आईपीसी के सेक्शन 182 में आप गिल्टी हैं कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी है। और जो 211 है वो बात करता है किसी भी मासूम इंसान के अगेंस्ट कोई गलत चार्ज लगाने पर। तो ये आईपीसी में दो सेक्शन है जो बात करते हैं कि अगर आपने कोई फॉल्स एफआईआर फाइल आपके अगेंस्ट हुई है तो उस पर्सन को इसमें गिल्टी माना जाएगा, दो सेक्शंस में। और हाई कोर्ट तो ऑलरेडी आपकी एफआईआर को क्वैश कर देती है, राइट। अब देखिए अब आता है कि इसमें उसे सजा क्या मिलेगी। तो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी उसे, जो कि 2 साल तक बढ़ सकती है, या उसे फाइन हो सकता है, या दोनों एक साथ हो सकता है। ओके। तो देखिए अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि जो पुलिस ऑफिसर ने ये फॉल्स एफआईआर दर्ज की थी तो उसे किस हद तक जिम्मेदार माना जाएगा, कि क्या उसने नेग्लिजेंटली काम किया। अगर वो चाहता तो इस फॉल्स एफआईआर को ध्यान से देख सकता था, या वो सारे फैक्ट्स को समझ सकता था कि ये गलत लिखी जा रही है, गलत एफआईआर की जा रही है, किसी पर्सन को गलत फंसाया जा रहा है। तो उसे किस हद तक जो है वो उसे जो है एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा इस चीज के लिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब भी किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई फॉल्स एफआईआर की जाती है तो ये हम देख सकते हैं कि वो उस पर्सन को जानबूझकर फंसाया जाता है। तो इस केस में पुलिस ऑफिसर ये खुद भी कई बार ये काम करते हैं कि वो खुद भी किसी पर्सन को टॉर्चर करने के लिए उसके अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर कर देते हैं और केस चलता रहता है। तो ये चीज एक हरासमेंट में भी
एक तरीके से ये हरासमेंट भी मानी जाती है कि कॉमन मैन का किसी भी पुअर पर्सन को हैरेस करने के लिए ऐसा पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं, डेलिबरेटली जानबूझकर वो गलत एफआईआर लिख रहे हैं और नेग्लिजेंटली काम कर रहे हैं, राइट। तो उसके बाद देखिए आता है कि इन सच अ केस द एक्यूज पर्सन कैन फाइल द एप्लीकेशन, तो उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 में सीधा मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल की जा सकती है कि इस जो पुलिस ऑफिसर है पर्टिकुलर उसने गलत एफआईआर फाइल की है, नेग्लिजेंटली काम किया, अपना ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं किया। अंडर सेक्शन 167 218 220 आईपीसी में उस पुलिस ऑफिसर को गिल्टी माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही उसे सजा भी दी जाएगी। Thank you for watching this video. I hope this video will help you. Please do subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.